हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 27 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी है, उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन करंट अफेयर्स को कवर कीजिएगा। उत्तराखंड में 5 मार्च को होने जा रहे कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अंदर अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आर सचिवालय, सबके लिए वैकेंसी के डेट्स आ चुकी हैं कि किस किस दिन एग्जाम होगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम पे इन करंट अफेयर्स को कवर करना। तो कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आर सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, और लोअर पीसीएस के लिए और अपर पीसीएस के लिए भी फुल प्रिपरेशन बैच शुरू हो चुका है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। GS1 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि साबरीमाला फॉरेस्ट जो कि केरला के अंदर है, तो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी, यानी ये न्यूज़ हमें ये समझाती है कि किस तरह से जो लोकल लोग हैं वो किस तरह से अपनी जगह को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो पिलग्रिमेज है, साबरीमाला मंदिर जाने का जो रास्ता है, उसको साफ रख रहे हैं, लिटर फ्री रख रहे हैं उसको इंडिजिनस कम्युनिटी, यानी कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं। एक कम्युनिटी इनिशिएटिव, एक कम्युनिटी के द्वारा यानी कि समुदाय के द्वारा उठाया गया इनिशिएटिव है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि अपना में एक इंडिजिनस कम्युनिटी है। कलेक्टिव इज़ हेल्पिंग द अथॉरिटीज़ कीप द फॉरेस्ट रोड्स हेयर क्लीन। तो फॉरेस्ट रोड्स को साफ़ सुथरा रखने में मदद कर रही हैं। कलेक्टिव, जिनको इको गार्ड्स कहा जा रहा है, उसमें 25 मेंबर्स हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। मलम पंडारम ट्राइब्स। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मलम पंडारम ट्राइब कहाँ मिलती है। ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है, घुमंतु जनजाति है, जो कि अलग अलग जगहों पे घूमती रहती है और जो साबरीमाला फॉरेस्ट के अंदर रहती है। नेक्स्ट आ रहा है GS2 से। अगर हम देखें तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है G20 के ऊपर। हमने अभी पिछले दिनों 26 नवंबर में भी, अगर आप देखें, कवर किया था कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है भारत ले चुका है। ट्रॉइका का क्या मतलब होता है, G20 में देश कौन कौन से हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब G20 की बात करते हैं तो G20 के अंदर 19 देश है और यूरोपियन यूनियन है, ये हम देख चुके थे। और जो G7 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 1999 में जब 97 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ दुनिया में, तो कुछ मुख्य देशों ने बैठ के ये सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो गवर्नर हैं RBI जैसे बैंक्स के अलग अलग देशों के, तो उन लोगों ने पहले 99 से बातचीत करनी शुरू करी और बाद में 2008-2009 से इसको हेड ऑफ स्टेट के लेवल से बढ़ा दिया गया। 2008 से जो हेड ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे, यानी किसी देश के जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, जो भी उस देश के हेड हैं, वो अब पार्टिसिपेट करने लगे इन मीटिंग्स में। तो जो G20, जिसके लिए आज के टाइम पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण G20 हो गया है। प्लेटफॉर्म क्या है, अगर हम देखें बाली डिक्लेरेशन का, तो बाली डिक्लेरेशन हुआ है इससे पहले इंडोनेशिया में। 2022 का जो डिक्लेरेशन हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ, तो वहाँ पे बाली के अंदर मीटिंग हुई, तो बाली डिक्लेरेशन निकल के आया। एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है G20 का, फ्रॉम एन इकोनॉमिक बॉडी टू अ पॉलिटिकल बॉडी। तो इकोनॉमिक बॉडी से, अब देखिए, जिस टाइम पे 99 में इसको बनाया गया था, तो इसको एक इकोनॉमिक बॉडी सोचकर बनाया गया था कि एक इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप से काम करेगा, आर्थिक रूप में देशों के अंदर जो हमें स्टेबिलिटी लानी है उसके तहत ही काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये अब एक पॉलिटिकल बॉडी, राजनीतिक बॉडी भी बनता जा रहा है, क्योंकि देश विदेश के जितने भी मुद्दे हैं दुनिया में, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, रशिया यूक्रेन की वॉर का मुद्दा है, या कोई भी मुद्दा है, वो सब यहाँ पे
डिस्कस किए जाते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कंसेंसस इन द ग्रुप ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर। तो इफ द G20 इमर्जेज एज पीस मेकर इन यूरोप, अब देखिए अगर मान लेते हैं G20 की वजह से यूरोप में पीस आ जाता है, ये पीस मेकर बन जाता है G20, तो G20 की अपनी जो काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा निखर के आ जाएगी। इट विल अटेन लेजिटिमेसी एज अ ग्रुप टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसके वजह से यूएनएससी का ऑल्टरनेटिव अगर हम कहें तो हम G20 को कहने के लायक हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि नो वन कैन प्रिवेंट इट्स मीटिंग बाय यूज ऑफ वीटो। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कुछ पैरालाइज हो गया है कुछ हद तक, और वो पैरालाइज किस बेसिस पे हुआ है कि वो पैरालाइज इस बेसिस पे हो गया है क्योंकि वहाँ पे जो 5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर्स है। तो अगर एक ने भी किसी चीज़ पे वीटो लगा दिया तो बाकी 4 कुछ भी कहते रहें, उनकी कहने की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि वीटो की पावर वहाँ पर है 5 मेंबर्स के पास, इस वजह से हम कहें तो यूएनएससी लगभग अब पैरालाइज सा हो गया है कि अगर यूएसए कुछ कहता है तो चाइना उसको मना कर देता है, और यूएसए और चाइना अगर एक साइड है तो रशिया उसको मना कर देगा। तो यानी कुल मिला के ये जो 3 देश आपस में राइवल्स हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, इन तीनों को मिला के बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पे उठती रहती हैं। केयर शुड बी टेकन नॉट टू आइसोलेट एनीवन एंड प्रमोट अ सोल्यूशन जो कि एक्सेप्टेबल हो। तो केयर इस चीज़ की ली जाएगी कि हम किसी को अलग थलग ना करें, सबको साथ बिठाएं, सबकी बात सुनें, सबकी बात करें, और वहाँ पे कुछ ऐसा फैसला निकालें जो सब लोगों को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। रशिया विल हैव टू रीजन आउट इट्स बिहेवियर रैदर देन थ्रेटन द यूज़ ऑफ द वीटो टू इंटीमिडेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और G20 में अब रशिया को क्या करना पड़ेगा? G20 में रशिया को अपना रीज़न बताना पड़ेगा कि वो अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। वहाँ पे वो अपनी वीटो की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता G20 में, क्योंकि वहाँ पे वीटो वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। द ग्रेव डेंजर ऑफ अ परमानेंट मेंबर वेजिंग अ वॉर एंड वीटोइंग एवरी रिजोल्यूशन अगेंस्ट इट इज़ अ रियलिटी दैट द यूएन शुड एड्रेस। और यूनाइटेड नेशंस के सामने इतनी बड़ी चुनौती ये है कि यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर होके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होके, वीटो पावर होने के बाद अगर कोई देश बार बार अगर उसके खिलाफ कुछ चीज़ें आती हैं उस पर वीटो लगा देता है, तो फिर ऐसे वीटो का क्या फ़ायदा, या ऐसे यूनाइटेड नेशंस का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट आता है भारत और चीन का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी व्यापार में जो भारत के पास जो भारत का पैसा बहुत ज़्यादा वहाँ जा रहा है वो बढ़कर 51.5 बिलियन हो गया है। अगर हम देखें ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब होता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि व्यापार करते वक्त भारत में चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा हो रही हों और भारत से चीज़ें एक्सपोर्ट यानी कि भारत से जो बाहर चीज़ें निर्यात हो रही हैं वो कम हो रही हैं और आयात ज़्यादा हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, भारत को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, भारत के पैसे बाहर दूसरे देश में जाएंगे, जिससे भारत का जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ट्रेड डेफिसिट जो कि डिफरेंस है इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट्स में भारत और चाइना का, वो 51.5 बिलियन डॉलर टच कर गया है इस फिस्कल के अप्रैल से अक्टूबर के टाइम में। डेफिसिट जो था 2021-22 में अगर हम देखें तो वो 73.31 बिलियन था, और एज़ कम्पेयर टू 44.03 बिलियन इन 2020-21। नेक्स्ट आता है एसटी लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए सेंट्रल ने यानी कि केंद्र सरकार ने बिल पेश किया है। द गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 4 बिल्स दैट सीक टू मॉडिफाई द एसटी लिस्ट इन द 4 स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल और छत्तीसगढ़। तो लोकसभा में एक बिल लाए गए हैं, 4 बिल लाए गए हैं जिसमें एसटी लिस्ट को अमेंड करने की बात की जा रही है, तमिलनाडु में, कर्नाटका के, हिमाचल के और छत्तीसगढ़ के। बिल का कहना यह है कि ये एक नारी कोरावान और कुरुविकरान हिल ट्राइब्स को ऐड करेगा एसटी लिस्ट में तमिलनाडु के। इनकी जो डिमांड थी वो 1965 से चल रही थी, एंड इवन द लोकुर कमेटी, जो लोकुर कमेटी थी उसने भी अपनी रिकमेंडेशन में ये कहा था कि इन दोनों कम्युनिटीज़ को एसटी लिस्ट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। फिर एक बिल चलाया गया है जो बेटा कुरुबा करके है, इसको ये सिनोनिम है, एक ऑलरेडी एक ट्राइब है कर्नाटका की एसटी लिस्ट में, काडू कुरुबा, तो उसका सिनोनिम कह देते हैं बेटा कुरुबा। तो वो जो बेटा कुरुबा है उसी का पर्यायवाची है, दूसरा नाम है मतलब कहने का, तो इसको भी एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने की बात कही गई है। उसके बाद फिर ये भी कहा गया है कि कई सारे उसके अलग अलग नाम जो हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, उसको भी कैटेगराइज कर देना चाहिए, भरिया भूमिया ट्राइब को एसटी लिस्ट में छत्तीसगढ़ के। फिर हिमाचल प्रदेश से आती है कि हिमाचल प्रदेश एक ट्राइब है हट्टी कम्युनिटी, तो जो हट्टी कम्युनिटी है ट्रांसगिरी रीजन में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी एसटी लिस्ट में, हिमाचल प्रदेश की एसटी लिस्ट में ऐड कर दिया जाना चाहिए। बिल ने ऐसा कहा है, और ये करीब करीब ये डिमांड पिछले 5 दशकों से, 50 सालों से हट्टी कम्युनिटी के लोग कहते आ रहे थे, अब जाके इनकी बात मानी गई है।
नेक्स्ट आता है सेंटर जो है ट्रेडिशनल भारतीय जो गेम्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की बात कर रहा है भारत। तो सरकार जो है उनका कहना ये है कि वो इंटरनेशनली जो भारत के पारंपरिक खेल हैं, जैसे कि एक मल्लाखंब है, ये अपना में मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, थांगटा जो कि मणिपुर में होता है, फिर योगासन है, गटका जो कि पंजाब में होता है, कालपेट जो कि केरला में होता है, तो इसको विश्व स्तर पर इनको प्रमोट करेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वुड ओपन 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री बाय 15 अगस्त 2023। तो 15 अगस्त 2023 तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना ये है कि वो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स को ओपन करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लेबर यूनियन ILO ने डिक्लेरेशन किया है कि हम अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं इंश्योर करें लेबर प्रोटेक्शन को, कि जो लेबर हैं, जो हर देश के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए, कोई भी उनको हैरेस ना करे, कोई भी उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण ना करे। तो 17वीं एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की मीटिंग हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। उसने 10 पॉइंट प्रायोरिटीज़ सेट करी है नेशनल एक्शन की फॉर द मेंबर कंट्रीज़ टू डील विद द इशू ऑफ ड्विंडलिंग वेजेस ऑफ वर्कर्स की। इन इशू से हमें बात करनी है। कौन कौन से इश्यूज़ हैं कि जो वर्कर्स की जो वेजेस हैं, तनख्वाह है, वो कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक सिंगापुर डिक्लेरेशन हुआ है ILO का। तो सिंगापुर डिक्लेरेशन क्या कहता है, ये एग्री करता है कि दैट सोशल डायलॉग वाज असेंशियल टू एड्रेस लेबर मार्केट चैलेंजेस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन क्राइसिस सिचुएशंस, कि जो क्राइसिस जैसी स्थिति बनती है तो वहाँ पे हमें कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। नेक्स्ट आता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो मुकेश अग्निहोत्री जो कि लीडर हुआ करते थे अपोजिशन के, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट आता है शाहिद महमूद, जिनको टेररिस्ट डेजिग्नेट करना था, चाइना ने वापस से रोक दिया है। अब चाइना किसी भी आदमी को टेररिस्ट नहीं घोषित होने देता। रशिया के खिलाफ कुछ भी आता है तो रशिया अपने आप उसको बना कर देता है। कुल मिला के जो UNSC है, अब वो UNSC ना होकर कुछ नहीं हो गया है, नो सी हो गया है। ये कुछ भी नहीं देख पा रही है UNSC, और ये कुछ नहीं कर रही है। तो चाइना हैज़ ब्लॉक्ड अ प्रपोजल बाय इंडिया। तो इंडिया और US के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था यूनाइटेड नेशंस में कि लश्कर तैयबा का एक लीडर है शाहिद महमूद, वो एक ग्लोबल टेररिस्ट है, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। जो टेररिस्ट जो अलकायदा कमेटी है, जो अलकायदा सेंक्शंस लिस्ट है 1267 कमेटी है, उसके अंदर उसको नाम डाल देना चाहिए। ये 4th टाइम है पिछले कई महीनों में कि बीजिंग ने ब्लैकलिस्ट जो हम करना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को, कि भारत चाहता था, USA चाहता था कि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, उसको चाइना ने मना कर दिया है। लेटेस्ट मूव कम्स एट अ टाइम व्हेन UN सेक्रेटरी जनरल। अब देखिए यहाँ से आप क्या समझते हैं कि अगर कोई पर्सन टेररिस्ट है और उसको चाइना मना कर रहा है तो हम इसमें क्या कहें? हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई चोर का साथ देता है तो वो भी चोर हुआ। तो यहाँ पे हम ये कहें कि अगर वो टेररिस्ट का साथ दे रहा है चाइना, तो क्या चाइना भी एक टेररिस्ट देश है? पाकिस्तान तो टेररिस्ट देश है ही, टेररिज्म वहाँ पे वो फैलाता ही है, तो साथ साथ क्या चाइना भी ऐसा ही है? लगता तो है अगर चाइना की हरकतें देखें तो। लेटेस्ट मूव कम्स एट अ टाइम व्हेन UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इज इन इंडिया एंड हैज़ पेड होमेज टू द विक्टिम्स ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। भारत और US ने प्रपोज किया था महमूद जो कि 42 साल के हैं, उनको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए 1267 अलकायदा सेंक्शंस कमेटी में, जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की है। फिर आता है कि FATF जो कि अपना में एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है, टेरर फाइनेंसिंग की, आतंकवाद के लिए पैसा ना जाए, और जो दूसरे थ्रेट्स हैं ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क्स के, उसको भी देखता है, एंड पाकिस्तान को भी देखता है। इज ट्राइंग हार्ड टू मूव आउट ऑफ इट्स ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था कि वहाँ से ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। द ग्रे लिस्टिंग सिग्नल्स टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम्स दैट देयर आर इंक्रीज्ड रिस्क इन ट्रांजैक्टिंग विद द कंट्री इन क्वेश्चन। अब ग्रे लिस्ट से क्या होता है कि अगर किसी पे ग्रे लिस्ट लगा दी गई है, किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, तो दूसरे देश वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हुए बचते हैं उस देश से। टू गेट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को कई सारे टास्क दिए गए FATF के द्वारा कि जिसको उसको पूरे करने थे। मक्की प्रपोजल एट द UN वाज ब्लॉक्ड ऑन June 17, द डे ऑफ एन FATF प्लीनरी। फिर जो रऊफ अशगर हैं, उनका प्रपोजल आया 17 अगस्त को, जब एक FATF की टीम वॉज टू लीव फॉर पाकिस्तान शॉर्टली। साजिद मीर प्रपोजल वॉज मूव्ड ऑन September 17 व्हेन द FATF हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान। अनदर FATF मीटिंग बिगिंस, शुरू हो गई है।
1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी क्या है अगर हम देखें तो ये यूएनएससी की कमेटी है और इसकी जॉब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट के खिलाफ क्या करना है, सैंक्शंस लगाने हैं। दूसरी दो कमिटीज़ और कौन सी हैं विद सिमिलर रोल्स आर द काउंटर टेररिज्म कमेटी और सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी। जो अलकायदा कमेटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा एज द अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी इन 1999। तो 1999 में इसको बनाया गया था जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 ने डेजिग्नेट किया अलकायदा को और तालिबान को टेररिस्ट बॉडी। तो 99 में, क्योंकि 99 में तालिबान बहुत गलत हरकतें कर रहा था अफगानिस्तान में, उसको हटाया भी गया था 99 से। इन 2011 अ सेपरेट कमेटी वाज फॉर्म्ड फॉर द तालिबान। 2011 में तालिबान के लिए अलग कमेटी बनाई दी गई और अलकायदा के लिए तो ये 1267 कमेटी है ही। Resolution 1267 was adopted under Chapter 7 of the United Nations Charter and requires all UN member states to freeze the assets of prevent the entry into or transit through their territories। अब इसमें इस तरह समझिए कि अगर मान लेते हैं किसी को 1267 कमेटी में डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो पर्सन ना तो कहीं पे ट्रैवल कर सकता है, ना किसी देश में जा सकता है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब जब्त कर ली जाएंगी, वो कहीं किसी देश से आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, और जैसे ही वो पब्लिक प्लेस में दिखेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है स्क्रैमजेट इंजन की। तो स्क्रैमजेट जो है एक एडवांस्ड वर्जन है रैमजेट इंजन का, हाइपरसोनिक स्पीड्स पे भी ट्रैवल कर सकता है जहाँ पे 5 मैक्स स्पीड ज़्यादा होती है। इट अलाउज सुपरसोनिक कंबशन बाय ब्रीथिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। स्क्रैमजेट इंजन की खासियत ये है कि जब कभी भी हमें जब फ्यूल को जलाना होता है, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले लें डायरेक्टली तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है प्लेन के अंदर या किसी भी गाड़ी में। अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलती रहे तो जो प्लेन्स हैं जिनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती उसका वो खर्चा बच जाएगा, वो वज़न बच जाएगा जो ऑक्सीजन का उठाना पड़ता। तो अब स्क्रैमजेट इंजन यही करता है कि वो वातावरण में जो मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसको ले लेता है और उससे अपना तेल जलाता है, फ्यूल कंजम्पशन जो फ्यूल है उसको बर्न करता है और इंजन को पावर देता है। इट देन अलाउज द ऑक्सीजन टू मिक्स विद हाइड्रोजन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द व्हीकल। तो व्हीकल के अंदर हाइड्रोजन होती है, उससे ऑक्सीजन मिलती है, कंबशन होता है और इसकी वजह से जो डिज़ायर्ड थ्रस्ट है, जो पावर चाहिए हमें कि रॉकेट ऊपर उठ सके, वो उठ जाएगा। अगर जो इंजन है लॉन्च व्हीकल में वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेगा तो इससे हमारा 70% प्रोपेलेंट जो है जो उस व्हीकल को कैरी करने में लगता वो बच जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को एक नया ट्राइसोनिक विंड टनल मिल गई है। तो न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसको इनॉग्रेट किया गया बाय कंडक्टिंग द फर्स्ट ब्लो डाउन टेस्ट सक्सेसफुली। जो मैसिव स्ट्रक्चर है विच कैन परफॉर्म टेस्ट इन 3 स्पीड रिजीम्स, तो 3 स्पीड रिजीम्स में टेस्ट हो सकता है। इक्विप्स द इसरो विद अ रॉबस्ट इन हाउस सपोर्ट सिस्टम फॉर स्पेस मिशंस। विंड टनल बनाई गई है, ये वो डिवाइसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं एयर फ्लो का सॉलिड ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको पता करने के लिए। स्केल मॉडल्स ऑफ इसरो रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट, तो जो इसरो के रॉकेट्स होते हैं, स्पेसक्राफ्ट होते हैं, उस चीज़ पे पता करने के लिए। ट्राइसोनिक विंड टनल जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में वो 160 मीटर लॉन्ग है और मेजर करती है क्या 5.4 मीटर्स इन इट्स वाइडेस्ट पार्ट। इन अ ब्लो डाउन टेस्ट स्टोर्ड गैसेज आर रिलीज्ड एंड ब्लोन थ्रू दी टनल्स टेस्ट सेक्शन सिमुलेटिंग फ्लाइट कंडीशंस। तो ऐसे कंडीशंस बना दी जाती हैं जैसे कि हम फ्लाइट में हों, कुछ फ्लाइट कंडीशंस वहाँ पे बना दी जाती हैं उस टनल में। द टनल कैन सिमुलेट फ्लाइट कंडीशंस फ्रॉम 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड टू 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो इस तरह से बना दी जाएगी कि साउंड की स्पीड का 0.2 टाइम से लेके साउंड की स्पीड का 4 टाइम्स तक। साउंड की स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड है, 332 मीटर पर सेकंड है, कितनी मीटर पर सेकंड है साउंड की स्पीड, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड ने एनिमल अटैक विक्टिम्स पे जो कंपनसेशन देना होता है, सरकार को मुआवजा देती है, उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, हाल ही में देखा गया है कि टाइगर एक आदमी को ले गया था और हाफ ईटन बॉडी उसकी बाद में मिली है। तो उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने कहा है कि डिसाइडेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन गिवन टू द फैमिलीज ऑफ पीपल किल्ड ड्यू टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। 6 लाख रुपए हो जाएगा, पहले 4 लाख रुपए मिला करते थे। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा ये कहा गया है। और जो सीरियसली इंजर्ड होता है, पहले उसको 50,000 मिला करते थे, अब उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे।
तो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक मेजर स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि क्लाइमेट क्राइसिस हैज़ ड्रिवन द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ मल्टीपल डिजास्टर्स टिपिंग पॉइंट्स, यानी कई सारे जो विनाशकारी बिंदु हैं उसके कगार पे लाके खड़ा कर दिया गया है इंसानों के द्वारा, जो क्लाइमेट चेंज जैसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स या CTPs आर मार्कर्स ऑफ ए लार्जर क्लाइमेट सिस्टम विच व्हेन ट्रिगर्ड बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड परपिटुएट वार्मिंग ऑन इट्स ओन। देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। देखो, रिस्क ऑफ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये कह रहा है द रिस्क ऑफ क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स इज राइजिंग रैपिडली एज द वर्ल्ड हीट्स अप। तो एस्टिमेटेड रेंज क्या है ग्लोबल हीटिंग की नीडेड टू पास टिपिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब देखिए, ये ग्रीनलैंड आइस शीट की कोलैप्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यानी कि सेंट्रल एस्टिमेट ये है, वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट कोलैप्स, ट्रॉपिकल कोरल, नॉर्दर्न परमाफ्रॉस्ट, बैरेंट सी। तो धीरे धीरे कहाँ कहाँ पे बर्फ़ ख़राब होती चल जाएगी। ये सब PDF में दे रखा है, तो जो गाइस PDF मिल रही है तो आप इसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से। बाकी इसमें सब चीज़ें बताई दी गई हैं। तो स्टडी की फाइंडिंग्स क्या है अगर हम देखें तो स्टडी में ये पाया गया है कि 5 डेंजरस टिपिंग पॉइंट्स हैं और वो ऑलरेडी पास कर चुके हैं 1.1 डिग्री सेल्सियस को ऑफ ग्लोबल हीटिंग। दीज इंक्लूड द कोलैप्स ऑफ ग्रीनलैंड आइस कैप। धीरे धीरे ग्रीनलैंड की आइस कैप जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इवेंचुअली प्रोड्यूस कर देगा एक ह्यूज सी लेवल राइज। इसके वजह से क्या होगा, अगर मान लेते हैं बहुत बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइसबर्ग्स हैं, अगर वो पिघल जाएंगे तो उससे क्या होगा, इससे समुद्र का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कोलैप्स ऑफ अ की करंट इन द नॉर्थ अटलांटिक डिसरप्टिंग रेन अपॉन विच बिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड फॉर फूड। और जहाँ पे करोड़ों लोग, बिलियंस ऑफ लोग, कई करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं बारिश पे, जिसकी वजह से खेती होती है, जिसकी वजह से पानी आता है और जिसकी वजह से फसल उगती है। अगर उसकी वजह से रेन में डिसरप्शन होता है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस पे 5 टिपिंग पॉइंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, इंक्लूडिंग चेंजेस टू वास्ट नॉर्दर्न फॉरेस्ट। जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट उनमें कई चेंजेस आएंगे। लॉस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल माउंटेन ग्लेशियर्स, जितने भी माउंटेन ग्लेशियर्स हैं वो सब तो ख़त्म हो जाएंगे। हिमालयाज़ में जो ग्लेशियर्स हैं वो लगभग सब खत्म हो जाएंगे अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। द डाई ऑफ ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कोरल रीफ्स जो हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में वो ख़त्म हो जाएंगी। एंड चेंजेस टू द वेस्ट अफ्रीकन मानसून, और जो पश्चिमी अफ्रीका का जो मानसून है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। इन टोटल द रिसर्चर्स फाउंड एविडेंस फॉर 16 टिपिंग पॉइंट्स, और जो फाइनल 6 रिक्वायरिंग ग्लोबल हीटिंग ऑफ एटलीस्ट 2 डिग्री सेल्सियस टू बी ट्रिगर्ड। द टिपिंग पॉइंट्स वुड टेक इफेक्ट ऑन टाइम स्केल्स वेरिंग फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स टू सेंचुरीज। और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ सालों से आगे आने वाले कुछ सालों से कुछ सेंचुरीज तक, यानी कहीं कहीं 100 साल तक हो सकता है कि ये चीज़ें बढ़ती रहें, और एक टाइम ऐसा आएगा ही जब धरती विनाश की ओर अपना रुख कर लेगी। एट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस 9 ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स होंगे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ग्रीनलैंड खत्म हो जाएगा, वेस्ट अंटार्कटिक खत्म हो जाएगा, ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के 2 चीज़ें खत्म हो जाएंगी, पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का, अमेजोन खत्म हो जाएगा, परमाफ्रॉस्ट सब खत्म हो जाएगा, विंटर सी आइस लॉस भी खत्म हो जाएगा आर्कटिक का, यानी सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दूसरी जो पोटेंशियल टिपिंग पॉइंट्स हैं स्टिल बीइंग स्टडीड इंक्लूड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ओशन ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगी, और जो भारत का समर मानसून है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। तो तरीका क्या है? तरीका ये है, द असेसमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस फॉर अर्जेंट एक्शन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। करंटली दुनिया जो है वो 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, और हमने इतनी सारी दिक्कतें तब बता दी हैं अगर टेम्परेचर 2 डिग्री पे पहुंच गया, और हम 2 से 3 पे पहुंचने की उम्मीद में हैं। दिस वुड लोअर टिपिंग पॉइंट रिस्क समवॉट बट वुड स्टिल बी डेंजरस एज इट कुड ट्रिगर मल्टीपल क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स। इसरो का प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? महेंद्रगिरी में है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी पर्वत पे। राइट टू लाइफ जो है किसी भी अनबॉर्न बच्चे का, यानी अगर कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो क्या उसका राइट टू लाइफ है? बिल्कुल है। आर्टिकल 21 के तहत आता है। क्वीन जो है लवनी जो है एक महाराष्ट्र का एक पॉपुलर फोक सॉन्ग है, वहाँ पे इस पर डांस वगैरह भी किया जाता है। तो लवनी की एक क्वीन माना जाता था सुलोचना चौहान को। वो 92 ईयर्स की एज में पास अवे हो गई है, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। रिनाउंड मराठी लवनी सिंगर थी और पद्मश्री रेसिपिएंट थी सुलोचना चौहान। डाइड एट हर रेसिडेंस इन मुंबई ऑन सैटरडे। नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने अस्ताना ओपन्स जीता है, और ये 4th टाइटल है उनका इस साल के अंदर। 90 ATP टूर्स जो हैं वो अब तक जीत चुके हैं नोवाक जोकोविक के द्वारा।
तो गाइस इसके साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस बनवानी है वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।